सो हेलो फ्रेंड, सो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, जो आप लोगों को फाउंडेशन में 15 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। टोटल मिला के कुछ 30 मार्क्स तक का वेटेज है इसका। सो गाइस उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, पूरे के पूरे अच्छे से पढ़ के खत्म करेंगे कुछ। ओके, जो प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी आए थे, राइट। तो चलिए सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए, सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू, बताइए ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जिन्होंने एकदम डिटेल में पढ़ा रहेगा उनको आता रहेगा। सर देखिए पहला लिखा है लिंक द कॉस्ट टू द कॉस्ट सेंटर। यस सर, ये तो बात सच है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पहला ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का। ओके, ये क्या बोल रहा है, लिंक द कॉस्ट। वो जो कॉस्ट होता है हम लोग, क्या वो किसी कॉस्ट सेंटर से लिंक होता है? यस बच्चा, कॉस्ट सेंटर मैंने बताया कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको पता रहेगा। ओके, उनको आंसर मिल भी गया रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं। दिख रहा लिंक द कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन टू असर्टेन द टोटल प्रॉफिट। नो रे बच्चा, ये ऑब्जेक्टिव टोटल प्रॉफिट तो नहीं बताता, ये प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट बताता है, टोटल प्रॉफिट नहीं। ओके, लिंक द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नो रे बच्चा, ये भी नहीं है। लिंक द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेक होल्डर की तो बात ही नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर होगा फर्स्ट का ये वाला। समझ में आया क्या? फर्स्ट आंसर। ओके, ये ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ओके, आगे बात करते। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू, बताइए मेन पर्पस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का मेरे प्यारे बच्चों, बताओ मेन पर्पस क्या है। रिकॉर्डिंग द कॉस्ट, हेल्प इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। यस सर, ऑल ऑफ द अबव रहेगा, सारे के सारे इनके। ओके, मेन पर्पस है कॉस्ट अकाउंटिंग के। यस, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट इज, बताइए उसको क्या बोलते हैं। सर कॉस्टिंग बोलते हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। सो गाइज देखो, मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है जहां पे हम लोग ने कॉस्ट का मतलब होता है सिर्फ खर्चा। ओके, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा मेरे प्यारे बच्चों। बट कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड आ जाता है तो अगर उन खर्चों को एकदम प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हो, ओके, समराइज कर रहे हो, एनालिस कर रहे हो, ओके, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। मत यहाँ पे तो बोला टेक्निक एंड प्रोसेस, जिस टेक्निक से आप कॉस्ट को करते हो उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। याद रहेगा, आंसर रहेगा कॉस्टिंग। समझ में आया क्या? ओके, प्रोसेस एंड टेक्निक वर्ड आया, थोड़ा ध्यान देना, इसका मतलब होता है कॉस्टिंग मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे गलती मत करना, कॉस्ट अकाउंटिंग मत करना। अकाउंटिंग का मतलब पहले समझ लो, अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, एनालिस करना, समराइज करना, ये सारी रिकॉर्डिंग का मतलब होता है। यहाँ पे अकाउंटिंग का मतलब वही होता है। समझ में आ गया क्या? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट इज, आपके पास ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ओके, जिन्होंने कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी का डेफिनेशन पढ़ा रहेगा उनको पता रहेगा, समझ में उसका मीनिंग क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। सर अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। अगर मैं खर्चों का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको एकदम एनालिस कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। बट यहाँ पे वर्ड हमें ना तो रिकॉर्डिंग वर्ड दिया है, ना हमें यहाँ पे एनालिस वर्ड दिया, ना समराइज दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया क्या है सर, टेक्निक एंड प्रोसेस। बस जिस टेक्निक, जिस प्रोसेस से हम कॉस्ट को असर्टेन करते हैं उसे बोलते हैं कॉस्टिंग। इसका आंसर होगा कॉस्टिंग। थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, बस गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से एग्जाम में बस। ओके, बोल रहा है आगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स इन द कॉस्ट प्लानिंग। अगर हम लोग कॉस्ट प्लानिंग की बात करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल होता है वो होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग एक डिसीजन मेकिंग के लिए एक टूल है। ओके, ये याद रहेगा सबको। बोल रहा, अ कॉस्ट इज अ सेक्रीफाइस, रिलीज ऑफ समथिंग, मेजर्स ऑफ कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑल ऑफ द अबव रहेगा इसका आंसर। ओके, कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ, बताओ क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ। सो रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉस्ट ट्रांजेक्शन, असर्टेनिंग द कॉस्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, डिसीजन मेकिंग। बताओ सर कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अब भी आपने देखा हम लोग ने कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ, जहां पे असर्टेनिंग कर रहे, दिख रहा है। ओके, असर्टेनिंग द कॉस्ट है क्या ऑप्शन में सर? असर्टेनिंग द कॉस्ट, यस बच्चा। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू, बताइए मेन पर्पस क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी आए हुए, इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। तो बताइए मेन पर्पस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का मेरे प्यारे बच्चों, बताओ मेन पर्पस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का। सर मिनिमाइज द कॉस्ट, हेल्प इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, एड इन द फिक्सेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव बताना, मेन पर्पस क्या है। वैसे तो ये भी दिख रहा है यहाँ पे, कॉस्ट को मिनिमाइज करना भी होता है, हेल्प्स इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री भी होता है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, एड्स इन द फिक्सेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। मगर सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है सर? सबसे इंपॉर्टेंट वाला है प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। समझ में आया? सो गाइस इसी के साथ हमारे 7th क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। सर देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया, अ टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट इज नोन एज, मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा इसको बोलते हैं कॉस्टिंग। क्या पढ़ते हैं? कॉस्टिंग। समझ में आ गया क्या? बोल रहा है नेक्स्ट, आगे देखिए क्या बोल रहा है,
द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग इन द क्लासिफिकेशन करना, रिकॉर्डिंग करना, अलोकेशन करना, समराइज करना, रिपोर्टिंग ऑफ द करंट एंड द प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट। बोलो बोलो बोलो, अब भी आ गया सर, इसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ में आया क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। दिखा, ये आंसर आ गया। ओके, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी का कौन सा इसमें से है जो फंक्शन नहीं है। ओके सर, कॉस्ट कंट्रोल करना उसका फंक्शन है, कॉस्ट को असरटेनमेंट करना भी उसका फंक्शन है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर आता है, बट कॉस्ट एनालिस करना नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर होगा कॉस्ट एनालिस। समझ में आया? नेक्स्ट, फिर से देखो, रिपीट क्वेश्चन दिख रहा है। द मेन पर्पस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। बात समझ में आया क्या बच्चे लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोला द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर से ये दिख रहा है, रिपीट क्वेश्चन हो गया, प्रोवाइड द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 CAS12 इज रिलेटेड टू, बताइए किससे रिलेट करता है CAS12? सर ये रिलेट करता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस से। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑलरेडी मैंने इसका एकदम ट्रिकी वीडियो बनाया हुआ है, ट्रिकी वीडियो एकदम प्रोडक्ट से याद करने के लिए, क्योंकि कंपलसरी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, 15 में से एक क्वेश्चन आपको CAS के ऊपर पूछने वाला ही है। सो प्लीज इसको अच्छे से करिए। ओके, वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वीडियो का लिंक आप वहां से देख सकते हैं। ओके, चाहे इंटर वाले बच्चे रहेंगे उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा। आइडिया एकदम बोल देना, कहीं 2 से 5 मिनट के अंदर आपको खत्म हो जाएंगे, पूरे 24 लाइन वाइज याद हो जाएंगे आपको, डोंट वरी। ओके, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अभी हमने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। 14 हो गया। 15th वाला, चलिए यहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है। बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर डाउट रहते, बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर डाउट रहते, सर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यहाँ पे 25% ऑन कॉस्ट दिया। चलिए एकदम सिंपल सा करते हैं। क्या बोल रहा है, इन राम्स स्टेशनरी बिजनेस फॉर द ईयर 2023 एंड 24 वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड इज 4 लाख। सेल्स किया है इन्होंने 20 लाख का। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो जीपी दिया है ना वो 25% ऑन कॉस्ट दिया है, थोड़ा ध्यान देना, ऑन कॉस्ट है, ऑन सेल्स नहीं है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, परचेज दिया है मेरे प्यारे बच्चों 24 लाख रुपीज का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड? हमें बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक बताइए क्या होगा। सिंपल सा एक बना देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, चलो। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, हम लोग एकदम एक्सपर्ट है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में, 11-12 से ही हम लोग करते आ रहे हैं। चलो, सबसे पहला क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ओपनिंग स्टॉक। तो मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूँ। देखिए एग्जाम में आप ना फटाफट करना, ऐसा मेरे जैसा मत करना। ओके, 4 लाख। उसके बाद बच्चा क्या दिया, सेल्स दिया, सेल्स क्रेडिट में आता है। चलिए उसके बाद क्या दिया सर, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ कितना सर, जीपी दिया हुआ है, और परचेस, परचेस भी तो डेबिट में आता है सर, ये 24 लाख का है। और यहाँ पे हम लोग जीपी लिखते हैं, जीपी कितना बोला सर, 25% ऑन कॉस्ट बोला, थोड़ा ध्यान देना, 25% ऑन कॉस्ट है। देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हमें क्या मिलता है सर, सेल्स मिलता है। थोड़ा वर्ड ध्यान देना सर, किसके ऊपर 25% प्रॉफिट है, मैं प्रॉफिट के सामने 25 लिख रहा हूँ। अब ध्यान सुनना, प्रॉफिट अगर 25 है, किसके ऊपर बोला, कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट को 100 ले लेना, किसको ले लेना, कॉस्ट को, तो ये कितना हो जाएगा 125। अगर सर यहाँ पे बोल दिया होता 25% ऑन सेल्स बोला होता, तो मैं सेल्स को 100 लेता, ये सेल्स 100 होता, ये 25 होता, तो ये बताइए सर 75 होता। थोड़ा ध्यान देना, दोनों में फर्क है। ओके, तो देखिए हमको पता है सर, सेल्स का अमाउंट हमें दिया 20 लाख रुपया, सर ये 20 लाख रुपया है। अगर मेरा 125% 20 लाख रुपया है, तो बताइए हमारा जीपी 25% कितना होगा सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये वैल्यू मिलेगी 4 लाख रुपया। करके देखना सर, ये हो गया 4 लाख। समझ में आ गया क्या, जीपी कितना है, 4 लाख रुपया। सर अब टोटल करो सर, यहाँ पे 32 लैक्स आएगा, तो यहाँ पे भी 32 लैक्स आना चाहिए था, यहाँ पे भी। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, या फिर इसको मैं हटा देता हूँ। चलो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए सर, 32 लैक्स। बताइए कितने का डिफरेंस हो रहा है सर यहाँ पे, सर यहाँ पे 12 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। कितने का, 12 लाख रुपए का। तो ये क्या रहेगा सर, क्लोजिंग स्टॉक है क्या ऑप्शन में, क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख रुपए का। देखो ये आंसर हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, ट्रेड मार्क इज, सभी को आ रहा है सर, एकदम मक्खन क्वेश्चन था। ट्रेड मार्क क्या है सर, एक फिक्स्ड इनटेंजिबल असेट है। क्या है, फिक्स्ड इनटेंजिबल असेट है। समझ में आ गया क्या। चलिए नेक्स्ट, फिर से एक क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है मधुस ट्रायल बैलेंस एज at March 31, 2024 contains the following information। बोल रहा है 12% बैंक लोन सिंस 1 जुलाई 2022 रुपीज 2 लाख। इन्होंने कितने का लिया था लोन, बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया था, 1 जुलाई 2022 से लिया है। 12% का बैंक लोन है इनके ऊपर। बोल रहा है इंटरेस्ट ये पेड किए हैं कितना, बोल रहे हैं 20,000 रुपए। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2023-24। बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे,
बच्चे लोग देखिए, ये बोला 2023 एंड 24 और ये इसी साल के पेपर में आया हुआ था, जून का पेपर जो था उसमें। बच्चे देखिए हमें पूछ रहा है कि बताइए इंटरेस्ट का अमाउंट कितना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा 2023 एंड 24, मतलब कि ये नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट ईयर में मेरे प्यारे बच्चों पूरे 12 महीना आपको इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आ गया क्या? ये महीने का देखो, ये साल में क्या होगा, ये साल में तो सिर्फ आपने कितने महीने यूज किया रहेगा सर? 9 महीने यूज किया रहेगा ना। बट नेक्स्ट वाले ईयर का पूछ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में आपने पूरा 12 मंथ तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर देखिए कितना है सर, 2 लाख रुपया है। 2 लाख रुपए के ऊपर 12%, बताओ सर कितना होता है सर? 24,000 रुपीज आ रहा है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन कहाँ है? हाँ सर, डी वाला ऑप्शन। देखो नेक्स्ट बोल रहा है, इन बिहेवियर एनालिसिस कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू। अगर हम लोग बिहेवियर वाइज कॉस्ट को देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं सर? वो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या होती है? बिहेवियर वाइज होती है। ऑलरेडी हम लोग ने एकदम बेसिक लेक्चर में मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है। ओके, अब बोल रहा कॉस्टिंग मेथड इन विच फिक्स्ड ओवरहेड इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज। बोल रहा है बताइए वो कौन सा कॉस्टिंग का मेथड है जिसके अंदर हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड को भी इंक्लूड करते हैं इन्वेंट्री के टाइम पे? सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स्ड ओवरहेड भी लेते हैं और हमारा वेरिएबल भी लेते हैं, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इसका आंसर होगा। तो गाइस हम लोग 19 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 20 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। 20 नंबर का क्वेश्चन, चलो ये हाँ चलो आ गया। 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्टिंग मेथड इन विच फिक्स्ड ओवरहेड आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बच्चा ये भी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच टू द प्रोडक्ट कॉस्टिंग। बता रहा है कि बोलिए बताइए कि इसमें से कौन सा कॉस्ट बिहेवियर और ओरिएंटेड अप्रोच है प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग होता है। क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग। थोड़ा स्टार मार्क करना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। बोल रहा है विद इन अ गिवन कैपेसिटी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। बताए फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है सर? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। सर एक एग्जांपल लेके बताओ सर, समझ में आ जाएगा। ओके, अगर एग्जाम में आ गया तो हमसे गलती हो जाएगा, हम फिक्स पे फिक्स कर देते तो कोई बात नहीं। देखो सपोज मैं यहाँ पे यूनिट लिख रहा हूँ, यहाँ पे पर यूनिट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ। ध्यान से सुना। ओके, आपने 10 यूनिट बनाया, हर एक यूनिट को बनाने की सपोज 5 रुपये है, तो 50 रुपये का आपका एक फिक्स कॉस्ट आ रही है, कोई भी एक फिक्स कॉस्ट। अगर आपने यूनिट बढ़ाया ना, अगर आपने 20 यूनिट भी बनाओगे ना, तो बच्चा अमाउंट में फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होती है, अमाउंट में सेम होती है। अब बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो सर ये 2.5 हो जाएगा। मेरे को एक बात बताना सर, अमाउंट में फिक्स कॉस्ट सेम होती है चाहे आप यूनिट बढ़ाओ या कम करो। अभी मेरे को बताना, मेरे क्लास में टोटल अगर सीएमए फाउंडेशन की बैच की बात करो तो टोटल 35 स्टूडेंट है। ओके, कितने? 35 स्टूडेंट। अगर मैं 35 स्टूडेंट है मेरे पास और सपोज मेरा रेंट जो आ रहा है वो सपोज मान के चलो 50,000 रुपीज का है। कल के दिन मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों 50 स्टूडेंट आ गए तो भी मेरे को 50,000 ही रेंट भरना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे मेरे को देखो बढ़े, मेरा यूनिट बढ़ेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, मेरे पर यूनिट में चेंज होगा। अगर मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, देख रहा है यहाँ पे यूनिट बढ़ रहा है, सॉरी मेरा आउटपुट बढ़ेगा, तो मेरी फिक्स कॉस्ट क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे वही बोला विद इन अ गिवन कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? चेंज होता रह रहा है, वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल है, चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच टू द प्रोडक्ट कॉस्टिंग। फिर से रिपीट हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम होती है। ध्यान से सुनना, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम होती है। ऐसा कोई ऑप्शन है? फिक्स्ड इन नेचर, यस। चलिए बोल रहा कॉस्ट आर क्लासिफाइड फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो बताइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं बिहेवियर क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे? बिहेवियर क्लासिफिकेशन। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, ऊपर था ये। ओके, आगे बोला एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉस्ट सेंटर इज। बताइए इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉस्ट सेंटर। सबसे पहले ये बात करते हैं कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर वो होता है ऐसा कोई डिपार्टमेंट, ऐसा कोई लोकेशन या फिर कोई पर्सन जिसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, समझ में, उसे बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है इट यूजेस ओनली मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। नो बच्चा। आगे बोला इट मस्ट बी एन एरिया ऑफ बिजनेस। यस, एक एरिया ऑफ बिजनेस थ्रू विच द प्रोडक्ट वुड बी पास। यस, तो ये आंसर होगा हमारा। सी और डी नहीं होगा बच्चा। खाली ये देखिए स्पेसिफिक लोकेशन ओनली नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों, उसके साथ बहुत सारी चीजें भी होगी। तो कॉस्ट सेंटर में भी एक लोकेशन भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है, एंड इक्विपमेंट भी हो सकता है, ऑल ऑफ दी अबव। यस, ये आंसर आपका करेक्ट रहेगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? आगे बोला विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। यस, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। देखिए मार्जिनल कॉस्ट में ना मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। कौन सा? क्या वेरिएबल कॉस्ट है? यस सर। 28 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए 29 वाला देखिए क्या बोल रहा है। बोला द बेनिफिट फॉरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन इज।
जहाँ पे हमें एक बेनिफिट को फोरगॉन कर रहे हैं, तो बच्चा ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ध्यान से सुनना, मेरे पास दो अल्टरनेटिव ऑप्शन है, मतलब दो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। अगर मैं ये कोर्स ऑफ एक्शन में जाता हूँ तो यहाँ का बेनिफिट मेरे को नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जहाँ से मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी जो मेरी मिस हो गई। समझ में आ गया क्या? बोल रहा है आगे, द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस अंडरटेकिंग अदर देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इज नोन एज। बच्चा बोल रहा है यहाँ पे हम लोग ना दिख रहा है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के अलावा दूसरी चीज, इनको छोड़ के तो हम लोग बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। क्या करते हैं हम लोग? सर्विस कॉस्टिंग है ना, जहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे गुड्स नहीं बन रहा है। तो सर्विस कॉस्टिंग जब हम अप्लाई करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उसका दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं कमर्शियल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? कमर्शियल कॉस्ट। समझ में आ गया? सर्विस कॉस्टिंग में क्या आएगा? कमर्शियल कॉस्ट। याद रहेगा क्या? इज नोन एज कमर्शियल कॉस्ट। समझ में आ गया क्या? क्यों? डायरेक्ट कॉस्ट, इसके अंदर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट ओके एक्सपेंसेस तीनों आता है, वेरिएबल के अंदर भी आते हैं, और कन्वर्जन कॉस्ट में भी डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों आते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल भी आता है। तो बच्चा यहाँ पे मटेरियल आ रहा है, यहाँ पे भी मटेरियल है, यहाँ पे भी मटेरियल है, तो यहाँ पे बोला कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो होना चाहिए तो सर्विस, तो सर्विस में आएगा कमर्शियल कॉस्ट। समझ में आ गया क्या? आगे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस के लिए बताइए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल है? बोलो बोलो सर, जॉब कॉस्टिंग इज द सुटेबल मेथड। समझ में आ गया क्या? आगे बोला कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉस्ट यूनिट इज। तो बताइए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन कॉस्ट यूनिट, एक कॉस्ट यूनिट से ज्यादा, मतलब कि जहां पे दो कॉम्बिनेशन हो रहा है एक कॉस्ट यूनिट के अंदर, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट। ओके, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। क्या बोलेंगे? कंपोजिट। कन्वर्जन कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल को छोड़ के, ध्यान से सुनना, मटेरियल को छोड़ के बाकी सब लेना है, फैक्ट्री ओवरहेड तक के खर्चे। तो सर क्या क्या लेना रहता है? ओके, कन्वर्जन कॉस्ट में सर डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। समझ में आया क्या? ये सारी चीज लेते हैं। तो सर देखिए, मटेरियल तो नहीं लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं लेंगे, हाँ सर फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे, ये ले सकते हैं। ऑल ऑफ दी अबव नहीं आ सकता, क्यों? कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल नहीं आता, समझ में, और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड से आएगा इसका आंसर। ओके, आगे बोला है 34 वाला क्वेश्चन देखो। 34 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक मिनट, दिख रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है? कॉस्ट दैट डिक्रीज पर यूनिट विथ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज। बताओ क्या आएगा? कॉस्ट दैट डिक्रीज पर यूनिट विद इंक्रीज द लेवल ऑफ एक्टिविटी। आपकी कॉस्ट क्या हो रही है? पर यूनिट डिक्रीज हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान से देखना, ये देखो इधर मैंने करवाया है, एक मिनट, देखिए आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रही है सर? डिक्रीज हो रही है। पहले 5 थी, अब 2 रुपया 50 पैसा हो गए, तो दिख रहा है फिक्स कॉस्ट, तो ये होगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आया क्या? चलिए, डैश इज द पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट। थोड़ा ध्यान से देखना, पावर सर वेरिएबल कॉस्ट है, डीजल वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, तो रेंट ऑफ बिल्डिंग इज द फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आया? अब आगे देखिए, डैश इज यहाँ पे बोला है इररिलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग, मतलब हमारे डिसीजन मेकिंग में ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो इररिलेवेंट है, जो हम लोग नहीं लेते अपने डिसीजन मेकिंग में, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट हमारी पास में डूब गई है। समझ में आ गया क्या? अब इस कॉस्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं, इस कॉस्ट से हम डिसीजन नहीं ले सकते, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। कॉस्ट सेंटर इज, ऑलरेडी मैंने बताया कॉस्ट सेंटर क्या हो सकता है? प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी और आइटम इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। यस, ये आंसर राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट बोला कॉस्ट दैट चेंज इन द रिस्पॉन्स टू अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आर कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं, थोड़ा ध्यान देना ये वाला भी। आगे बोला कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द, कॉस्ट को हम लोग एलिमेंट वाइज भी क्लासिफाई करते हैं, फंक्शन वाइज भी करते हैं, बिहेवियर वाइज भी करते हैं, सो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर रहेगा। ओके, आगे बोला है 40 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 40 वाला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, बोल रहा है एज प्रोडक्शन इंक्रीज विद इन द रिलेवेंट रेंज। अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों ऑब्वियसली सी बात है मेरी वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी इन टोटल, हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी करेगी, टोटल में बढ़ती रहेगी। समझ में आ गया क्या? ओके, याद रहेगा क्या? ये आंसर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल जो होता है, मेरा ही पैसा मेरे को ही मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ही पैसा मेरे को मिल रहा है, किसी आउटले नहीं हो रहा, किसी बोलते हैं ना आउटसाइडर को हम कैश नहीं दे रहे, मेरा ही पैसा मेरे को ही मिल रहा है बच्चा। यहाँ पे इसको बोलते हैं इमेजिनरी कॉस्ट, जिसको हाइपोथेटिकल कॉस्ट बोलेंगे, जिसको इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे, जिसको हम नोशनल कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोशनल कॉस्ट। यहाँ पे पैसा बाहर जा ही नहीं रहा, मेरा ही पैसा मेरे को मिल रहा है। समझ में आ गया क्या? तो मेरे बच्चे इसको क्या बोलेंगे? नोशनल कॉस्ट। थोड़ा ध्यान देना। ओके, इसमें कोई भी कैश आउटले नहीं हो रहा, मतलब कि कैश बाहर नहीं जा रहा, किसी थर्ड पार्टी को हम पैसा नहीं दे रहे, इसको बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। आगे बोला है द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द ऑपरेटिंग बिजनेस अंडरटेकिंग अदर देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल कॉस्ट। ऑलरेडी हमने देखा था। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फॉर कॉस्टिंग। बताइए कौन सा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अप्रोच है? सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज द ट्रेडिशनल
ओके, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच टू द प्रोडक्शन कॉस्टिंग। फिर से रिपीट हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्ट बिहेवियर बोला, मार्जिनल कॉस्टिंग बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड नॉट बी ए पीरियड कॉस्ट। बोल रहा है कि इसमें से बताइए कौन सा पीरियड कॉस्ट नहीं है। पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट, तो बोल रहा है कि कौन सा इसमें से फिक्स कॉस्ट नहीं। बच्चा इनडायरेक्ट मटेरियल फिक्स कॉस्ट नहीं, ये तो वेरिएबल कॉस्ट है ना। ओके, आगे बोला अ सेगमेंट ऑफ बिजनेस दैट जनरेट बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ओके, बोल रहा है कि अ सेगमेंट ऑफ द बिजनेस जो जनरेट करता है दोनों हमारे लिए, रेवेन्यू भी कॉस्ट भी, उसको बोलते हैं प्रॉफिट सेंटर। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट सेंटर। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे बच्चों, इसके ऊपर मेरे को भी थोड़ा डाउट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, आपके स्टडी मटेरियल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों ये रिलेवेंट कॉस्ट में लिखा हुआ है, बट थोड़ा ध्यान देना ये स्टैंडर्ड कॉस्ट भी हो सकता है। समझ में आया? तो प्लीज एक बार आप चेक कर लेना, बट आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से मैं जा रहा हूँ, ये रिलेवेंट कॉस्ट में यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। ओके, स्टडी मटेरियल में रिलेवेंट कॉस्ट ही दिया हुआ है। ओके, आगे बोल रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट रिलेवेंट कॉस्ट। बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन सी कॉस्ट हमारे लिए रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है, मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग को जरूरी नहीं है। मेरे बच्चों अभी मैंने बताया संघ कॉस्ट, जो कॉस्ट पास में डूब गई, ये कॉस्ट हमारे लिए रिलेवेंट होती ही नहीं है। नेक्स्ट, पीरियड कॉस्ट आर। बताइए पीरियड कॉस्ट आर, सर ये है पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड। ओके, तो बच्चा देखिए एक्सपेंसेस व्हेन द प्रोडक्ट इज सोल्ड, नो बच्चा ये भी नहीं, यहाँ पे देखिए वेरिएबल होगा। इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नो बच्चा। रिलेटेड टू स्पेसिफिक पीरियड, यस रिलेटेड टू स्पेसिफिक पीरियड, ये हमारे लिए होगी पीरियड कॉस्ट। आगे लास्ट एंड फाइनल आज का, सर बोल रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कंसिडर एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट रिगार्डलेस वेदर दे आर वेरिएबल और फिक्स्ड इन नेचर। बोल रहा है कि बताइए ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कंसिडर करते हैं ओके प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर, रिगार्डलेस चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो। तो बच्चा कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं सर? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। कहाँ पे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम दोनों फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों। सो गाइस इसी के साथ पूरे के पूरे 50 हम लोग ने एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर हम लोग ने लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग ने टिक किया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। प्लीज आप इसे एकदम अच्छे से पढ़ के जाए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे के करेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।